कि जलवायु संबंधी क्लाइमेटिक चेंज कैसे हो रहा है, उसके अनुसार टूल्स किट्स कैसे बदल रहा है, उसके अनुसार लोगों के लाइवलीहुड जो जीविकोपार्जन के साधन है उसमें परिवर्तन कैसे आ रहा है, एंड फाइनली उनका कल्चरल एटीट्यूड कैसे बदल रहा है। मानव कब से बरियल सिस्टम शुरू किया। बरियल सिस्टम का मतलब है कि जो अपने जो पहले तो जो मर जाते थे अपने पेरेंट्स तो उनको तो बाहर फेंक देते थे, वो धीरे धीरे उनमें एक कॉन्शियसनेस जगा कि नहीं, दे आर आवर फोर फादर्स, दे शुड बी गिवन द ड्यू रेस्पेक्ट, और तब उनको फिर बरियल, फिर आगे क्रीमेशन। हड़प्पा सभ्यता में तो आपको क्रीमेशन भी मिलता है, बरियल भी मिलता है, दोनों मिलते हैं। तो कैसे कैसे डेवलप किया ये तो बच्चे वैसे भी, अब हमको प्रीलिम्स ना देना हो तो अभी हम क्यूरियसली इसको जानेंगे। और मेंस में आप देखिए, मेंस में आपसे क्वेश्चन मध्य पाषाण काल पर पूछा है। देखिए 2015 यूपीएससी एग्जाम, हियर यू विल फाइंड बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण कालीन चित्रकला में सौंदर्य बोध को दर्शाइए। यह सौंदर्य बोध आधुनिक चित्रकला से कहां तक तुलनीय है। गिव फोकस ओवर द एस्थेटिक सेंस इन द पेंटिंग्स ऑफ Mesolithic period and how this aesthetic sense be comparable to that of modern paintings। अब बताइए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो आप यहां कल्चर का पार्ट मेंस का भी साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हो। हाँ, मेंस के कल्चर के पार्ट में यहां पर प्रीलिम्स वाले में जैसे आप मॉडर्न में जाते हो तो मेंस वाले में भी आपको मॉडर्न में जाना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। मैं 3 पार्ट में आपका ये ले रहा हूं। पहले मैं एंशिएंट पार्ट आज आपको क्लियर कर दूं, फिर मिडिवल पार्ट करूंगा और फिर मॉडर्न पार्ट करूंगा। और तीनों के लिए फॉर्मूला है। एंशिएंट और मिडिवल का फॉर्मूला मिलता जुलता है, परंतु जो मॉडर्न का फॉर्मूला है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। तो अब सांस्कृतिक उपलब्धियां यहां तक बता दिया, तो ये एक अलग हमारा खंड है। इस खंड को आप हड़प्पा सभ्यता तक कवर करने के बाद इसको आप हटा दीजिए, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अब जो आपका सेकेंड वन खंड आता है, यह खंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन टाइम पीरियड देखिए 1500 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, इसको हिंदी में ईसा पूर्व कहते हो। परंतु देखो BC और AD में क्या एक समस्या है, मैं आपको बता दूं कि उसका मतलब होता था BC का बिफोर क्राइस्ट और AD का एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी जो होता था तो ये दोनों जीसस क्राइस्ट को सिंबलाइज करता है, जीसस क्राइस्ट को। तो बाद में जो अलग रिलीजन वाले थे उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई ये तो क्रिश्चियन सेंटरिक व्यू है, आप ईसा पूर्व क्यों कहते हो, हमें ईसा मसीह को क्यों मतलब बेसिस मानना। तो अब आपका एक नया नाम दे दिया उन्होंने, बिफोर कॉमन एरा, एंड दूसरा नाम दिया कॉमन एरा CE, जिसको पहले AD कहते थे उसको अब CE और BC ये नाम दिया है। तो इसलिए मैंने BC शब्द का ही प्रयोग किया है। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व आपको वैदिक सिविलाइजेशन है। फिर उसके बाद आपका आता है बुद्धा एज, जो आपका 600 BC से 400 BC है। फिर आपका आता है मौर्य एज, जो 400 BC से 200 BC। मौर्य एज के बाद फिर आप आते हो पोस्ट मौर्य एज, जो 200 BC से 300 C। अब यहां पर तुम AD में मतलब क्रिश्चियन सेंचुरीज में पहुंच गए। फिर आता है गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड आता है 300 C to 600 C। और फिर आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड 600 C to 750 C। और तब आता है अर्ली मिडिवल एज। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, जो अर्ली मिडिवल एज है उसको कायदे के हिसाब से तो इसको मिडिवल में होना चाहिए, लेकिन हमने जानबूझकर इसको एंशिएंट वाले खंड 2 में इसलिए रखा है, ये मेंस में भी GS में भी हर जगह, क्योंकि इनमें यू विल जस्ट अंडरलाइन कि इनफैक्ट व्हाट एवर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेज यू आर अंडरलाइनिंग इन अर्ली मिडिवल एज, सो दीज आर द नेचुरल एवोल्यूशन फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स। सो वी कैनॉट deal with the topic early medieval age in separation from other topics. So that's why we have selected this period and linked this period to the earlier phase. तो बच्चे ये मेरा जो खंड नंबर 2 है उसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक दूसरा फार्मूला रखा है। जरा इस फार्मूला को देखिए। 2 शब्द का हम प्रयोग करने जा रहे हैं, पीछे भी हम करते रहे हैं, इसमें भी करते जा रहे हैं, क्योंकि आप तो फाउंडेशनल नॉलेज क्लियर कर रहे हो। प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो तभी क्लियर होगा जब फाउंडेशनल नॉलेज हमारा क्लियर होगा। जैसे देखिए लंबवत अध्ययन, लंबवत अध्ययन का मतलब है वर्टिकल स्टडी इन इंग्लिश, वर्टिकल स्टडी। अब इसमें क्या करना है, तो अब खंड 2 में परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में प्रत्येक चैप्टर को विभाजित करना है।
अब इसमें एक हमने तरीका यह अपनाया, चूंकि मैं अपनी खुद स्टूडेंट लाइफ में था तो इस चीज को देखा कि मुझे लगा कि देखो भाई, ये प्रीलिम्स रूपी मछली को पकड़ने के लिए मेंस रूपी जाल फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि अब एक इंफॉर्मेशन हमें याद कैसे रहेगा, तो उसको दूर से घेरना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले फॉर्मूला दूसरा है। चेंज वहां भी है, वहां है क्लाइमेटिक चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, द चेंज इन लाइवलीहुड, चेंज इन सोशल रिलेशंस एंड चेंज इन कल्चरल एटीट्यूड। तो वहां हमारा चेंज का दूसरा पैमाना है। यहां पर बदल गया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। चेंज को हमने इतने पार्ट में बांट दिया। अब राजनीतिक को हमने दो पार्ट में कर दिया, एक है भौगोलिक प्रसार, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, और दूसरा है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले जैसे आप, हमारा पूरा चैप्टर ऋग्वैदिक पीरियड से शुरू होगा, क्योंकि वैदिक पीरियड में पहला ऋग्वैदिक है जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आता है। ओके, और फिर आपका उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व तक आता है, मतलब बीसी। तो पहले तो हम ऋग्वैदिक से स्टार्ट किया। तो हम क्या करेंगे कि पहले ऋग्वैदिक में पहला हम लेंगे राजनीतिक को, राजनीतिक में लेंगे भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार में हमें करना है कि अब एक सामने मैप रखकर और उसको लाइनिंग खींच लेंगे, जैसे जैसे वो बताएंगे कि ईस्टर्न अफगानिस्तान में, यानी पूर्वी अफगानिस्तान, तो वहां ले लिया, कश्मीर वहां ले लिया, फिर वो कहेंगे पंजाब वहां ले लिया, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, तो वहां ले लिया, और फिर वेस्टर्न यूपी तक आके रिवर यमुना तक रोक देंगे। हम भी आके रिवर यमुना तक रुक जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि हमको उतना तक का, मतलब ऋग्वैदिक आर्यन का एक्सपेंशन कितना था वो हमारा क्लियर हो गया। फिर हम आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो अब ट्राइबल स्ट्रक्चर है, तो ऋग्वैदिक आदि में राजा की क्या स्थिति है, ऋग्वेद में क्या कहा गया है, उसकी ब्यूरोक्रेसी की क्या स्थिति है, उसके मतलब प्रशासनिक इकाई क्या है, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मैंने कैसे ऊपर से नीचे तक, फिर उसमें सेना और नौकरशाही की क्या स्थिति है, जो ट्राइबल इंस्टीट्यूशन है उसकी क्या स्थिति है। तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के मान लो हमारे 6 या 7 जो भी फीचर्स निकलते हैं वो सब फीचर्स देते गए, और जिसको तुम फैक्ट कहते हो बच्चे, वो सब विशेषता में एग्जाम्पल के तौर पर उसको डालते गए। एग्जाम्पल के तौर पर उसको मैंने स्वतंत्र रूप से नहीं डाला, एग्जाम्पल के तौर पर डाला है, डाल दिया। अब वो जब हुआ था, हम इकोनॉमी पर देखेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, वैसे इकोनॉमी तो मैंने आपको कृषि, व्यापार, शिल्प, उद्योग, मुद्रा व्यवस्था, मॉनेटरी सिस्टम और अर्बनाइजेशन, इतने को टारगेट रखा है। लेकिन हर युग में तो सब नहीं मिलेगा। तो ऋग्वैदिक काल में पशुचारण है, एग्रीकल्चर है, छोटे पैमाने पर ट्रेड है, मनी इकोनॉमी का अभी तो प्रचलन नहीं हुआ है, लेकिन सिक्के के रूप में किसका किसका नाम है वो तो है, ट्रेड में किसका नाम है, किसके साथ ट्रेड हो रहा है। नगरीय अर्थव्यवस्था नहीं आई है, ऋग्वेद में पुर की चर्चा है लेकिन नगर की चर्चा नहीं है। तो हम इकोनॉमी में 6 या 7 फीचर्स टोटल बना लेंगे और सबका एग्जाम्पल वही इंसर्ट कर देंगे, वही एग्जाम्पल बच्चे हमारा फैक्ट्स होगा। ओके, फिर वहां से हम आगे बढ़े, और जब वहां से आगे बढ़ने के बाद जब हम इकोनॉमिक जैसे कृषि, व्यापार, नगरीकरण वगैरह वाली चीजों को ले लिया, तो फिर हम समाज पर आए। तो समाज पर नॉर्मली हमको इतनी चीजों को देखना है, वर्ण एवं जाति, वर्ना एंड कास्ट, महिलाओं, शूद्रों और अछूतों की दशा, द कंडीशन ऑफ वीमेन, शूद्राज एंड अनटचेबल्स। तो बच्चों इसमें क्या है कि हमें हर युग में तो महिलाएं की स्थिति, शूद्रों की स्थिति और अछूतों की स्थिति हर युग में तो नहीं मिलेगी। अछूत की परिकल्पना ही गुप्त काल में चलकर कात्यायन स्मृति में डेवलप हुई है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा सोशल। तो सोशल में वर्ण, तो ऋग्वेद में 3 ही वर्णों की चर्चा है, कौन कौन से वर्ण हैं, क्या कहा गया है, किस ऋषि ने क्या कहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, यानी समाज, महिलाओं की स्थिति अच्छी है, दास और दासियां हैं, तो मान लो हमको उसमें 5 फीचर्स मिलते हैं, तो 5 फीचर्स को हम दे दिया और उसमें हमने एग्जाम्पल्स को इंसर्ट कर दिया। सो माय एग्जाम्पल्स आर व्हाट, दैट इज द एग्जाम्पल्स आर इंफॉर्मेशंस। मेरा जो एग्जाम्पल्स है वही हमारी सूचना है, उसको हमने ले लिया। फिर हम आ गए सांस्कृतिक पर। सांस्कृतिक में धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य, कला के विभिन्न रूप, नृत्य और फिर नृत्य, संगीत आदि जितने भी प्रकार हैं हम कल्चर में सबको ले लिया। तो लेकिन ऋग्वैदिक टाइम में या आरंभ में हमें धर्म और दर्शन तो मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों में किस प्रकार से बहुदेववाद था, पोलिथिज्म, देन फ्रॉम पोलिथिज्म दे मूव टू कैथनोथिज्म or henotheism, and from cathnotheism and henotheism to they started to reflect some sign of monotheism as well.
मतलब कि उनमें बहुदेववाद था, बहुदेववाद से थोड़ा सा एकेश्वरवाद की तरफ झुकाव दिखाया, फिर एकेश्वरवाद से वो थोड़ा सा और आगे बढ़कर और वह बहुदेववाद से वो फिर धार्मिक एकाधिक्यवाद की तरफ गए, फिर वो एकेश्वर। तो ये सब चीज हम कर लेंगे और जो इन्फॉर्मेशन होगा सबको वही इंसर्ट कर देंगे। अब बच्चे हमारा ऋग्वैदिक का वर्टिकली बट गया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ऋग्वेद में हमारा कॉन्फिडेंस ऋग्वैदिक काल में आ जाएगा, क्योंकि जितना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से उसको हमने डाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात हुई है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अब हम उसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे, उत्तर वैदिक काल में, तो हम यही फॉर्मूला अपनाए। अब वहां से हमारा काम इसलिए आसान है कि स्ट्रक्चर तो ऋग्वैदिक में ही बच्चे हमारा बन गया, तो स्ट्रक्चर हमारी ऋग्वैदिक में बन गया। अब लेटर वैदिक में हम आए तो राजनीतिक विस्तार में यमुना नदी तक छूटा हुआ है, तो उसको लेके हम पूरे ऊपरी द्वाब तक चले आए, कुरु पंचाल तक। और फिर उत्तर वैदिक काल के अंत में चलकर जो तुम देखते हो कि किस प्रकार से सरयू नदी के किनारे श्रावस्ती, फिर वहां से बनारस, काशी, वरनवती नदी के किनारे, और विदेह माधव कैसे सदानीरा नदी या गंडक के किनारे तक पहुंच जाते हैं। तो पूरा हमने मैप पर देख लिया। किस ग्रंथ से, शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से हमें क्या सूचना मिलती है, ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ हमें क्या कहता है, उन सब चीजों को तो हमने देख लिया। तो उस सारा फैक्ट्स का डेटा हमारा राजनीतिक विस्तार के कॉन्सेप्ट के साथ आ गया। अब फैक्ट हमें कॉन्सेप्ट की याद दिलाएगा और कॉन्सेप्ट हमें फैक्ट की याद दिलाएगा। हम इसका उपयोग मेंस में भी कर सकते हैं, हम इसका उपयोग कल्चर के मेंस में भी कर सकते हैं, हम इसका उपयोग प्रीलिम्स में भी कर सकते हैं। हमारा एक समग्र व्यू डेवलप हो रहा है और आवश्यकता के अनुसार हमें इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो हम उसी तरह से राजनीतिक में, प्रशासन में, ऋग्वैदिक में अगर मान लो 6 पॉइंट्स हो तो लेटर वैदिक में क्या चेंजेज आए उसको लिया। वही चीज मैंने सोसाइटी में कैसे 4-फोल्ड वर्ना सिस्टम आया, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में किस प्रकार से रिलेटिव डिक्लाइन इन द कंडीशन ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन। सो वी विल अंडरलाइन दिस थिंग कि महिलाओं की सामाजिक दशा में कैसे थोड़ी सी गिरावट आ गई, वो भी हम पकड़ लेंगे। फिर वहां से हम आए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं अभी, और फिर हम वहां से समाज पर आए, कैसे वहां पर लेटर वैदिक पीरियड में आके गोत्रा का कॉन्सेप्ट आया, फिर आश्रमा का कॉन्सेप्ट आया, तो उसको हम लेते हुए और फिर हम धर्म पर आ गए। तो धर्म और दर्शन में हम कैसे यज्ञ की प्रधानता बढ़ी, कर्म कांड की प्रधानता बढ़ी, उनको लेते हुए, और जो इसेंशियल फैक्ट्स है किस ग्रंथ में कौन सी बातें कही गई यज्ञ के संदर्भ में, उसको लेते हुए और फिर हम चले आए धर्म एवं दर्शन हमारा हो गया। तो नेक्स्ट हमारा होगा भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य ऋग्वेद में कोई समस्या है ही नहीं, एक ही ग्रंथ है, ऋग्वैदिक ग्रंथ। तो एक ही ऋग्वेद ग्रंथ है, तो वहां हो गया। लेटर वैदिक में आके हमको 3 श्रेणी के ग्रंथ मिल जाएंगे। संस्कृत, एक ही भाषा, मतलब उत्तर भारत में तुम कहोगे आर्य समूह की भाषा में प्राचीनतम संस्कृत ही है। तो फिर उसमें हमें 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, ये चारों की श्रृंखला बन जाएगी। वेद है, उसमें मंत्रा संकलित है और वेदों की व्याख्या है, वही है ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो वहीं पर हम सूची बना लेंगे और कौन से महत्वपूर्ण ब्राह्मण किस वेद से जुड़े हुए हैं और कौन से महत्वपूर्ण उपनिषद किस वेद से जुड़े हुए हैं, इसको हम इसलिए ईयर मार्क कर लेंगे कि पिछले साल का भी आप क्वेश्चन देखिए, आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा है कि अमुक ब्राह्मण किस वेद से जुड़े हुए। तो मेरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर चला है। अब जब हम बुद्धा एज में आए बच्चे, तो यही फॉर्मूला अपनाया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेंजेज पकड़ा, जो फैक्ट्स है उदाहरण दिया, फैक्ट्स का उदाहरण लिया, आगे बढ़ गए।